सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जल संसाधन। उस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, जल के वितरण, विकास एवं सुव्यवस्थित उपयोग के लिए निर्मित की गई समस्त तकनीक एवं योजनाएं जो जल की मांग एवं पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करती है, जल प्रबंधन कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर। इसका एक और नाम था, पहले राजस्थान नहर के नाम से भी इसको जानते थे। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा हीराकुंड बांध। चौथा प्रश्न है, बैराज से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा, बैराज से तात्पर्य है जहाँ से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है। ये प्राय पानी के एकत्रण स्थल होते हैं, यानी जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ विभिन्न ऊंचाई से पानी निकालने के लिए स्तर बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा, जल संग्रहण हेतु टांके का निर्माण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में मुख्य रूप से किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, गडीसर व गजरूप सागर किस जिले में प्रसिद्ध रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा, गडीसर व गजरूप सागर जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो इसका उत्तर है, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों में माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई है। प्रश्न नंबर 8 है, मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? तो उत्तर होगा पांचना बांध, जो कि करौली में स्थित है। यह मिट्टी से निर्मित है। अब आगे हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, कुछ बड़े हैं इनके उत्तर। तो इसका है प्रश्न नंबर 9, भारत में कौन सी परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है? तो भारत की बड़ी बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का संचालन राज्यों एवं केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। यथा केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा नांगल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जबकि राज्य सरकारों द्वारा संचालित परियोजनाओं में चंबल परियोजना, यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, नागार्जुन सागर परियोजना, माही परियोजना व मत्स्य कुंड परियोजनाएं सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 10 है, जल स्वावलंबन की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर होगा, वर्तमान में भूमिगत जल के गिरते स्तर, स्थानीय स्तर पर प्रचलित जल स्रोतों की दुर्दशा, बड़े बांधों में मिट्टी की गाद तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की विकट परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी है। इनके साथ ही बढ़ती जनसंख्या से जल से बढ़ती मांग के कारण संकट और भी गंभीर हो गया। इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप जल स्वावलंबन की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। प्रश्न नंबर 11 है, बावड़ी क्या है? प्रकाश डालिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा, बावड़ी एक चतुष्कोणीय गोल व वृत्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत है। चतुष्कोणीय भी हो सकता है, गोल है, वृत्तुल भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया होता है।
इनके आगे आंगननुमा भाग होता है और इस भाग तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है। बावड़ी में निर्मित झरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत अथवा सामाजिक होता था। बावड़ियां राजस्थान के सभी जिलों में मिलती है। प्रश्न नंबर 12, खड़ीन क्या है, प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इसे प्रश्न आता है। तो खड़ीन क्या है, प्रकाश डालिए। उत्तर होगा खड़ीन राजस्थान के पश्चिमी जिलों, मुख्यतः जैसलमेर में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की एक ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है तथा अतिरिक्त जल को इस दीवार के एक भाग से निकाल दिया जाता है, जिससे इससे लगते दूसरे खड़ीन भूमि को जल मिल सके और इस खड़ीन भूमि में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण व मिट्टी में नमी बनी रहती है। प्रश्न नंबर 13 है, भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन कीजिए। तो भाखड़ा नांगल परियोजना का वर्णन। भाखड़ा नांगल परियोजना देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण परियोजना है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थापित है। ये राजस्थान, हरियाणा व पंजाब की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, विद्युत, पेयजल की आपूर्ति व आर्थिक विकास करना है। और इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब के अम्बाला जिले में बनाए गए हैं और पहला भाखड़ा बांध जो 518.16 मीटर लंबा व 167.64 मीटर ऊंचा, नवीनतम इसकी ऊंचाई 226 मीटर ऊंचा है। यह बांध सीमेंट व कंक्रीट से निर्मित बांधों में सबसे बड़ा बांध है। दूसरा बांध भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है और ये भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल का एकत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इनसे भाखड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर और बिस्त दोआब नहर व नरवाना नहरें निकाली गई है जो सिंचाई के लिए प्रयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को क्यों अपनाया गया था? तो उत्तर होगा राजस्थान में जल संरक्षण तकनीक को अपनाया गया। भारतीय संस्कृति में जल को अमृत के समान माना गया है, जिसके प्रति संवेदनशीलता के कारण देश के शासकों, सेठ साहूकारों तथा स्थानीय नागरिकों ने गांवों तथा नगरों में कुएं, बावड़ी, तालाब तथा झीलों का निर्माण करवाया है। राजस्थान में जल संरक्षण के प्रति संवेदनशील परंपरागत रूप से ये परंपरा रही है, क्योंकि वर्षा की कमी तथा सूखे की आशंका यहाँ हमेशा बनी रहती है। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रति सद्भावना अत्यधिक थी। राजस्थान में स्थानीय राजाओं तथा साहूकारों द्वारा बावड़ी, झालरा, नाडी, कुएं, कुंड तथा जोड़ों का निर्माण कराया गया। ये स्थानीय जनता के पेयजल के स्रोत रहे हैं। इन जल स्रोतों में एकत्र पानी को शुष्क अवधि या वर्षा के बाद शेष अवधि में प्रयुक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है, बीसलपुर परियोजना पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा बीसलपुर परियोजना राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी सिंचाई व पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का विकास टोंक जिले के टोडा रायसिंह के कस्बे के पास बीसलपुर नामक स्थान पर किया गया। ये बनास नदी पर निर्मित बांध है जिसकी ऊंचाई 574 मीटर एवं लंबाई 39.5 मीटर है। इस बांध के दोनों किनारों से नहरें निकाली गई है और इस परियोजना में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई
जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते के आने वाले गांवों को पेयजल की आपूर्ति तथा टोंक जिले के 256 गांवों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और इस परियोजना के बीसलपुर की कुल भराव क्षमता 38.7 टीएमसी है। और बीसलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार ढांचा विकास कोष से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। दिसंबर 2009 तक इस परियोजना से 81,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। अब देखते हैं हम इसके बड़े प्रश्नों को, निबंधात्मक प्रश्नों को। तो पहला इसका प्रश्न है, राजस्थान में जल संरक्षण के विविध रूपों के बारे में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर प्रारंभ करते हैं। राजस्थान प्राचीन काल से ही जल संरक्षण के दृष्टिकोण से एक अग्रणी राज्य रहा है। यहाँ के राजा, महाराजाओं, सेठ, साहूकारों व स्थानीय लोगों ने जल को संरक्षित करने के लिए विविध रूपों में अनेक प्रारूपों का निर्माण करवाया था, जिनमें मुख्यतः बावड़ी, तालाब, झीलें, नाडी, टांका, जोहड़, बेरिया, छोटी कुई, खड़ी नदी महत्वपूर्ण है। इन सभी जल संरक्षण के विभिन्न रूपों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है। बावड़ी, यह चतुष्कोणीय, गोल व वृत्तुलाकार में निर्मित जल स्रोत होता है, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इनके आगे आंगनुमा भाग होते हैं और इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती है और इन सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब, स्तंभ, झरोखे होते हैं। इन झरोखों में स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती है। इसमें जोधपुर की तापी बावड़ी, दौसा की भाड़ा रेंज बावड़ी और चित्तौड़ की विनाता की बावड़ी व आभानेरी की चांद बावड़ी प्रसिद्ध है। तालाब, तालाब में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, जो पशुधन तथा मानव के पेयजल का स्रोत रहा है। अधिकांश तालाबों का निर्माण ढालू भाग के समीप किया गया है और इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक तथा सामाजिक भावना जुड़ी रहती है। इस कारण इनका संरक्षण तथा सुरक्षा आसानी से हो जाती है। पाली में गड़ीसर व गजरूप सागर जैसलमेर जिले में ये प्रसिद्ध तालाब रहे हैं। झीलें, झीलें राज्य में बहते हुए जल का संरक्षण करने में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत रही है। इन झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों एवं बंजारों के द्वारा किया गया था। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में प्रचलित रही हैं। इन झीलों में से नहरें निकालकर समीप के भागों में सिंचाई का कार्य किया जाता था और इन झीलों में अजमेर की आना सागर, उदयपुर की पिछोला तथा फतेह सागर, राजसमंद की राजसमंद, चूरू की तालछापर, जालौर का बागली बांध, और टोंक का टोरडी सागर, पाली का सरदार समंद, बूंदी की नवलखा झील प्रमुख है। नाडी, नाडी सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है, जो प्राय पश्चिमी राजस्थान में अधिकांशतः पाई जाती है। नाडी में रेतीले मैदानी भाग में वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। यह सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है और ये सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, पशुओं तथा वन्य जीवों के पेयजल का मुख्य स्रोत रही है। टांका, यह पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत संग्रहण तथा जल संरक्षण का स्रोत है, जो कि प्रत्येक घर तथा खेत की भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाया जाता है और इसके ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा उपलब्ध स्थानीय संसाधनों से इसको ढक दिया जाता है। जोहड़, यह शेखावाटी क्षेत्र तथा हरियाणा में वर्षा के जल संग्रहण का साधन है। इसका रूप सामान्यतः टांके के समान है, परंतु इसका ऊपरी भाग टांके से बड़ा, गोलाकार और खुला होता है, जिसमें बहते हुए वर्षा जल को और इसके आगोर के माध्यम से एकत्रित किया जाता है और जोहड़ पशुओं तथा मानव के लिए पेयजल का एक उत्तम स्रोत रहा है। बेरी, यह पश्चिमी राजस्थान में तालाब तथा खड़ीन में आगोर भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है तथा इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है ताकि भूमिगत जल रिस कर आता रहे। इसका उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद किया जाता है और इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती है। अब अगला इसका जो टॉपिक है वो है खड़ीन।
खड़ीन जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की ऐसी तकनीक है जो कृषि तथा पेयजल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। और इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में बहते हुए जल को ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इससे पहले जो जल स्रोतों के बारे में था वो भी बड़े प्रश्नों में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न वो भी था। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में वर्णन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इस परियोजना को क्रियान्वित करने का मुख्य उद्देश्य थार के मरुस्थल में पेयजल की आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाना था। यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। योजना का क्रियान्वयन। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इस नहर को बनाने का सुझाव सर्वप्रथम 1948 में बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने दिया था और इस परियोजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद सन 1952 में सतलज व व्यास के संगम पर हरिके बैराज नामक बांध का काम शुरू हुआ और इस बांध से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया। इस नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिनमें से 169 किलोमीटर पंजाब में और 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष राजस्थान में है। और इस नहर का प्रारंभिक नाम राजस्थान नहर था, जिसे बाद में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इस नहर से राजस्थान के 9 जिलों, 29 कस्बों और 3,461 गाँवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है और इस नहर को 2 चरणों में पूरा किया गया। पहला चरण था राजस्थान फीडर नहर और दूसरा मुख्य नहर। तो जो राजस्थान फीडर नहर है, यह प्रथम चरण के अंतर्गत निर्मित इंदिरा गांधी नहर का भाग है, जो हरिके बैराज से लेकर गंगानगर के मसीता वाली हेड तक निर्मित किया गया था। तो ये अब गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ जिले में है। तो इसको आप पढ़िएगा, जो हरिके बैराज से लेकर हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक निर्मित किया गया था। और प्रथम चरण में कुल 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर नहर का निर्माण किया गया, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में व केवल 21 किलोमीटर का भाग राजस्थान में निर्मित किया गया। अब मुख्य नहर, इसे द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्मित किया गया। इसमें कुल 445 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई, जो मसीता वाली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक निर्मित है। मुख्य नहर पूर्णतः राजस्थान में है और इस मुख्य नहर में मरुस्थलीय भाग को सिंचित करने के लिए 7 लिफ्ट नहरें भी निकाली गई है, जो नहर के पूर्व में मिलती है, जबकि पश्चिमी भाग में अनेक शाखाएं निकाली गई है। अब इस परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा? इंदिरा गांधी नहर के द्वारा 17,61,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया। इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न व फल उत्पादक क्षेत्र बनता जा रहा है। इन नहर से कृषि उपज में वृद्धि हुई, अकाल पर रोक, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग, यातायात का विकास, रेगिस्तान के प्रसार में रुकावट व वृक्षों के विकास जैसी दशाएं उत्पन्न हुई और इन दशाओं के कारण राजस्थान का यह मरुस्थलीय भाग एक आबाद प्रदेश बन गया। अब प्रश्न नंबर 18, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के बारे में वर्णन कीजिए। तो जल स्वावलंबन योजना, ये भी कई बार एक अलग से टिप्पणी के रूप में पूछ लिया जाता है। अच्छा प्रश्न है ये भी। राजस्थान में जल की कमी एवं भविष्य में इसकी समुचित आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की गई और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी रही है कि यहाँ जल की उपलब्धता अपेक्षाकृत सीमित है और ऐसी दशा में इस योजना में भूजल स्तर में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के साथ साथ प्राचीन स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नाडी तथा लुप्त हो रहे जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इसमें पंचायत स्तर पर नाडी, तालाब व कुओं की खुदाई, इनकी दीवारों को ठीक करने का कार्य तथा इन जल स्रोतों के मार्ग में आने वाले अवरोधों को हटाकर
जल प्राप्ति के मार्ग को ठीक करने का कार्य किया जाना है। इस अभियान की अवधि 4 वर्ष होगी, जिसमें राज्य द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करके 21,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक ट्रस्टों, अप्रवासी ग्रामीण भारतीय व स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से जल संग्रहण क्षेत्रों का उपचार करना है, जिसमें डीप कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंजेज, स्ट्रेगर्ड फार्म पॉन्ड, मैन परकोलेशन टैंक, शंकरगली, पीट खडीन, जोहड़ टांका निर्माण आदि सम्मिलित करना है। श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, मिट्टी के चेक डैम एवं जल संग्रहण ढांचा, नाला स्थिरीकरण के कार्य इसमें करना है। इसके अलावा माइनर इरिगेशन टैंक की मरम्मत, नवीनीकरण, सुदृढ़ीकरण कार्य तथा जल स्रोतों को लालों से जोड़ना, चरगाह विकास और वृक्षारोपण कार्य, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के पुनर्जल भरण कार्य और फसल व उद्यानिकी में उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना है। साथ ही ग्रामीणों में इन स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बनाए रखने के वजह से इनके महत्ता का प्रचार प्रसार विभिन्न नुक्कड़ नाटकों, मेलों व रैलियों के माध्यम से किया जाएगा। अब 19वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 2 प्रमुख उद्देश्यीय परियोजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये होगा उद्देश्य के स्थान पे, ये गलत छपा हुआ है, यहाँ लिखिएगा बहुउद्देश्यीय। तो भारत सरकार द्वारा अनेक बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उनमें से 2 योजनाएं दामोदर घाटी परियोजना व हीराकुंड परियोजना का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। और ये दोनों ही परियोजनाएं दामोदर व महानदी की विनाश लीला से बचने, यहाँ भी विनाश लीला है, से बचने, विद्युत व जल सुलभता को दृष्टिगत रखते हुए क्रियान्वित की गई थी। हम सबसे पहले बात करेंगे हम दामोदर घाटी की परियोजना की। यह पश्चिमी बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर 1948 ईस्वी में आरंभ किया गया। और यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर व पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। बाराकर, बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियाँ हैं। इस नदी के द्वारा 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। इसलिए भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार भारत में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। और इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना में बाराकर नदी पर मेंथान, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार और दामोदर नदी का अय्यर बांध, बरमो बांध, बाल पहाड़ी बांध, एक दुर्गापुर अवरोधक बांध और बोकारो, चंद्रपुर तथा दुर्गापुर में 3 जल विद्युत गृहों का निर्माण व इसके साथ में 2500 किलोमीटर नहरी प्रणाली का विकास इसके अंतर्गत किया गया। अब हम दूसरी बहुउद्देश्यीय परियोजना की हम बात करते हैं, तो वह है हीराकुंड परियोजना। प्रायद्वीपीय भारत की महत्वाकांक्षी योजना जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध नदी महानदी पर भारत सरकार के द्वारा उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई। महानदी जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून काल में बाढ़ की स्थिति पैदा करती है और शेष समय में सूखे तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत सरकार ने 68 करोड़ रुपए की लागत से संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड बांध बनाया गया। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 4,801 मीटर है और जिसमें 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तीकरपाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए और इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया।
जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत घरों का निर्माण इसके अंतर्गत किया गया था। तो इस प्रकार से ये जल संसाधन पाठ के प्रश्न उत्तर थे और मैं आशा करता हूँ कि मुख्य मुख्य प्रश्न इसमें आ गए हैं। फिर भी पूरा पाठ आप पढ़ेंगे तो और बहुत से प्रश्न निकल के आएंगे। तो अतिरिक्त प्रश्नों का वीडियो एक बार और आपके सामने लेकर आएंगे। उसमें जो बचे हुए शेष प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।